हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर में। लास्ट वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था और हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ पॉलिटिकल बाउंड्री और अ फ्रंटायर, या तो जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की एक जोग्राफिकल बाउंड्री होती है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी इन नॉर्मल केसेस। बट इन इकोनॉमिक्स सिर्फ हमारी पॉलिटिकल फ्रंटायर या जोग्राफिकल बाउंड्री हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाती हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। मान लीजिए इंडिया का शिप, इंडिया का एयरक्राफ्ट कहीं दूसरे कंट्री में चल रहा है, दूसरे कंट्री में ऑपरेट हो रहा है, तो भी वो कहाँ का टेरिटरी होगा? वो इंडिया का पार्ट होगा, इंडिया का टेरिटरी होगा। दूसरा, अगर हम आए एम्बेसीज एंड कंसल्टेट्स। एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसी अगर बाहर किसी भी कंट्री में है, मान लो इंडिया की एम्बेसी यूएस में हो, चाइना में हो, दुनिया के कहीं भी कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो कहाँ का पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी है। नेक्स्ट, अगर हम आए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या होता है? हमारी इंडियन आर्मी ने स्टैब्लिश कर लिया, इंडियन आर्मी ने किसी और कंट्री में जाके अपना स्टैब्लिशमेंट कर लिया, तो वहाँ वो जो स्टैब्लिशमेंट है वो कहाँ का पार्ट होगा? इंडिया का पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है लैंड ऑन लीज। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर कहीं भी ज़मीन लीज पे ले रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई और पार्ट ऑफ कंट्री में, चाइना में एक ज़मीन लीज पे ले लिया, तो वो क्या होगा? इंडिया का पार्ट कहलाएगा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो ये चारों चीज़ें इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स पे। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? हु इज़ नॉर्मल रेसिडेंट? तो नॉर्मल रेसिडेंट refers to an individual or institution who is ordinarily reside in a country and economic interest also line in that country। तो इसमें दो पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? सबसे पहला, या एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट है। क्या है? refers to an individual और इंस्टीट्यूट जो एक रिसाइड करता है किसी एक कंट्री में। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो एक कंट्री में रह रहा है, एक इंस्टीट्यूट जो एक कंट्री में है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? वो अपने लाइवलीहुड के लिए जितने भी चीज़ें कर रहा है, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए जो भी चीज़ें कर रहा है, पैसे कमा रहा है, खर्च कर रहा है, ये लाइवलीहुड करने के लिए वो सेम कंट्री में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ और मैं इंडिया में ही कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपना खर्च कर रही हूँ, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, तो मैं इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊँगी। अभी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला सिटीजनशिप और दूसरा रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया?
सबसे पहला इसमें दो तुम्हारे मेन फुलफिल होने चाहिए, मेन पॉइंट्स। सबसे पहला क्या है, बाय बर्थ। अगर कोई इंसान किसी कंट्री में जन्म लेता है तो वो वहाँ का सिटीजन कहलाता है। ओके। दूसरा क्या है कि बाय अप्लाइड। अगर मान लो मैंने यूएस का सिटीजनशिप अप्लाई किया और वो अप्रूव हो गया तो मैं कहाँ के सिटीज़न बन जाऊँगी, यूएस की सिटीज़न बन जाऊँगी। या कोई बाहर की कंट्री से किसी ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है तो वो कहाँ का सिटीज़न बन जाएगा, इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा। ठीक है। वही रेसिडेंट कौन होता है, हु इज़ रेसिडेंट और व्हाट इज़ रेसिडेंटशिप। अगर एक इंसान 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम कंट्री में लाई कर रहा है तो वो वहाँ का क्या होगा, रेसिडेंट होगा, रेसिडेंटशिप। ठीक है। मैं पैदा यहाँ हुई हूँ, मैं 1 साल से बांग्लादेश में काम कर रही हूँ, मैं वहीं रह रही हूँ। मैं सिटीज़न कहाँ की हूँ, मैं सिटीज़न इंडिया की कहलाऊँगी, पर मैं रेसिडेंट कहाँ की कहलाऊँगी, बांग्लादेश की। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस इतना है कि जो जहाँ पे पैदा होता है वहाँ का सिटीज़न होता है, या तो अगर उसने अप्लाई किया है सिटीज़नशिप के लिए और वो अप्रूव हो गया तो वहाँ का सिटीज़न है। दूसरा रेसिडेंटशिप क्या होता है, अ पर्सन लिविंग इन मोर देन 1 ईयर। पर्सन लिविंग इन अ कंट्री मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सेम कंट्री में है तो वो वहाँ का रेसिडेंट कहलाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आते हैं कि इनकम कितने टाइप के होते हैं और गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम। इनकम कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। तो कौन कौन सी है, पहला है फैक्टर इनकम और दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र इनकम। अभी फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर received by rendering factor services। क्या करके मिलती है हमको फैक्टर इनकम, हम अपना जब सर्विस देते हैं तब उस पर हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं। जैसे अभी हम पहले ये जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड, लेबर, तुम्हारा लैंड, लेबर, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब अपना सर्विस देते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर और इंटरेस्ट, सॉरी, कैपिटल एंड योर एंटरप्रेन्योर, जब ये अपना सर्विस देते हैं तब इस पे क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर्स को मिलता है वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है, फैक्टर इनकम। ये क्या है, फैक्टर इनकम है। ठीक है। तो जब हम अपना फैक्टर सर्विस दे करके उससे पैसे कमाते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। दूसरा होता है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम वो होता है जो हमको विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस हमको मिलती है। ऐसी इनकम जो विदाउट, बिना कोई काम किए हमको मिलता है। ठीक है। बस बैठो मज़े करो। तो ये कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है सब्सिडीज़ मान लो, ठीक है, पेंशन्स मान लो, और क्या है तुम्हारे स्कॉलरशिप्स जो मिलते हैं, ये सारा क्या है तुम्हारे ट्रांसफ़र इनकम है। ओके। अब हम बढ़ते हैं कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो गुड्स पहले तो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या है, फाइनल गुड, और दूसरा क्या है हमारा, इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड क्या होता है, फाइनल गुड वो होता है जो कि डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना होता है। किस लिए बना होता है, डायरेक्ट कंजम्पशन।
पहला तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना होता है और दूसरा किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, मार्केट से खरीद करके अपने लिए कंज्यूम कर रहा है, घर के लिए कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। मैं बाहर से दूध लेके आई घर पे पीने के लिए, ठीक है, या घर बाहर से पनीर लेके आई घर पे बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है। और वही इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं कोई सामान लेके आई हूँ या कोई चीज़ लेके आई हूँ तो भी वो फाइनल गुड में काउंट होगा। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उन्होंने एसी लगाने का सोचा, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है और वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड में आएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल गुड क्या होता है, जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए बना। अब आते हैं कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड पे। कैपिटल गुड क्या होता है, वो गुड्स जो हम किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी आपके प्रोडक्शन में एज ए कैपिटल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए गुड्स जो होते हैं उनको कैपिटल गुड बोला जाता है। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी रेस्टोरेंट का रेफ्रिजरेटर हो गया, वो कैपिटल गुड कहलाएगा। किसी भी रेस्टोरेंट का एसी हो गया, वो कैपिटल गुड कहलाएगा। तो कैपिटल गुड क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात आऊँ तो कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड क्या होता है, किसी भी कंज्यूमर का डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन या डायरेक्ट यूटिलिटी बढ़ाने के लिए जो काम आता है उसको कंजम्पशन गुड बोला जाता है। कंजम्पशन गुड फर्दर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो बहुत लंबे समय के लिए चलता है, 5 से 7 साल तक के लिए, मान लो 7 से आगे भी चलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल योर बेड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, घर में रखा हुआ टीवी, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो 1 या 2 साल तक ही चलता है बस। फॉर एग्जाम्पल योर क्लोथ्स, ठीक है, योर शूज़, योर बैग्स एंड phones आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल से कम चले, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम चले। कौन सा होता है ये, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ग्रेन्स हम जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं, राइस, ये सब हम क्या, खाने वाली चीज़ें हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं और 1 साल से अंदर अंदर तक ख़त्म हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। अभी सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज वो होती हैं जो हम बाहर जाके गेन करते हैं। सर्विसेज इंटैंजिबल होती है, वो गुड्स नहीं होता, हम उसको छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, ये सर्विस है, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, सर्विस है। आप बाहर जाते हो, मूवी देखते हो, वो सर्विस है, ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ सर्विस। तो ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। ये डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर्स। तो इसीलिए ये कंजम्पशन गुड्स में आता है। समझ में आया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड पे, ठीक है, फाइनल गुड हमने समझ लिया। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आए, जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आए और वो रीसेल के काम आए, ठीक है। कोई भी गुड्स जो फर्दर आगे प्रोडक्शन के लिए काम आए और रीसेल करने के लिए काम आए, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पनीर खरीदा किसी रेस्टोरेंट वाले ने और उसको आगे बना के बेचेगा वो, तो पनीर क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। वीट खरीदा किसी बेकर ने, तो वो क्या है,
इंटरमीडिएट गुड हो गया। ओके, तो यही आता है। वीट, मान लो किसी बेकर ने खरीदा, तो अगर बेकर ने खरीदा है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर वो हाउस होल्ड ने खरीदा है तो वो क्या है, फाइनल गुड कहलाएगा। हाउस होल्ड ने खरीदा तो फाइनल गुड, बेकर ने खरीदा तो इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि बेकर क्या करेगा, उसमें और उसका और प्रोडक्शन करेगा और कॉस्ट ऐड करके फिर फर्दर बेचेगा। नेक्स्ट, रीसेल के लिए काम आता है। रीसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए। मैंने कार खरीदी या मैंने फर्नीचर्स खरीदे, क्या करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। किसी रिटेलर ने होलसेलर से सामान खरीदा वापस बेचने के लिए, तो जो भी सामान उसने खरीदा वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स में फाइनल गुड क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड क्या होती है। इस वीडियो में हम इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और ये चैप्टर रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।